हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा है आप स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने फाइनेंशियल सिस्टम से संबंधित सारे महत्वपूर्ण पहलुओं की चर्चा कर लिया था। आज हम लोग एक्सटर्नल सेक्टर पे चर्चा करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो देख लेते हैं कि एक्सटर्नल सेक्टर जो भारतीय अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाला जो बाह्य कारक है, उसका जो है यूपीएससी के प्रीलिम्स में क्या कंट्रीब्यूशन है। ट्रेंड आपके सामने है कि विगत वर्षों में यह यूपीएससी के प्रीलिम्स में एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता रहा है। जरा देखिए, 2017 में यहां से 4 क्वेश्चन, 18 में फिर से 4 क्वेश्चन, 19 और 20 ये 2 इंपॉर्टेंट ईयर्स रहे जहां पे 7 क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर 2 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन और 24 में 1 क्वेश्चन। 25 ऐसा साल रहा जहां से इस वाले सेक्शन से क्वेश्चन नहीं पूछे गए। तो बट 25 को अगर हम एक्सेप्शन ईयर के रूप में ले लें तो बाकी सालों में यहाँ से ठीक ठाक प्रश्न पूछे जाते रहे। ऑन एवरेज अगर पिछले साल को छोड़ के ट्रेंड को देखा जाए तो यहाँ पे अमूमन 4 to 5 क्वेश्चन पूछे जाने का ट्रेंड रहा है। तो हम मान के चलते हैं कि ये एक इम्पोर्टेंट सेगमेंट है, इसे हम इग्नोर करके नहीं चल सकते। तो सबसे पहले देखते हैं कि इस वाले सेक्टर में हम किन किन चीजों को शामिल करते हैं। तो सबसे पहले ये देखिए कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाला बाह्य कारक है, इन बाह्य कारकों को हम 4 पार्ट में डिवाइड करके देखते हैं, जिसमें पहला जो पार्ट है वो क्या है, फॉरेन ट्रेड यानी विदेशी व्यापार। विदेशी व्यापार। दूसरा क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट, बीओपी, भुगतान संतुलन। ये दोनों एक दूसरे से इंटरलिंक हैं, तो हम लोग उसी के अकॉर्डिंग इसको स्टडी भी करेंगे। इससे इंटरलिंक है आपका जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट, विदेशी निवेश, और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका इसी से जुड़ा हुआ है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो जब हम लोग बात करते हैं कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की, तो उसमें जो सबसे पहले नाम आता है वो नाम आता है IBRD का, वर्ल्ड बैंक। दूसरे नंबर पे IMF। इन दोनों को ट्विंस ऑफ ब्रेटन वुड्स कहा जाता है। और एक इंस्टीट्यूशन है WTO। फिर आप और की बात करें तो ब्रिक्स वगैरह है, ये सारे G20 वगैरह है। बट हम लोग यहाँ पे उन इंस्टीट्यूशन की चर्चा करेंगे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और जिनसे संबंधित जो न्यूज है वो विगत दिनों चर्चा में रही है। तो सबसे पहले हम लोग इसी चैप्टर की शुरुआत करते हैं, विदेशी व्यापार। आज हम लोग इन सारे इससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण पहलू हैं जो आपके लिए एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो सकता है, इकोनॉमिक सर्वे के साथ अटैच करके समझने की कोशिश करते हैं। दूसरा कि इस टॉपिक से कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं और उन पे भी हम लोग फोकस करेंगे। विदेशी व्यापार को 2 पार्ट में डिवाइड करके देखते हैं, या कह सकते हैं कि जो व्यापार है, विदेशी व्यापार, उसके 2 कंपोनेंट हैं। पहला आयात, इंपोर्ट्स, निर्यात। एक्सपोर्ट। फिर इसमें हमें अपने काम की चीज क्या निकालना है, एक तो जो भारत का शेष विश्व के साथ जो व्यापारिक गतिविधियां हो रही हैं उसकी दशा क्या है, और दूसरा उसकी दिशा क्या है, डायरेक्शन। यानी किन कंट्री के, किन देशों के साथ व्यापार हो रहा है उसको हमें जानना है। यहाँ पे कंडीशन जाननी है
ये जानना है कि हमारा जो व्यापार है वो कितना है और किन किन चीजों का व्यापार हो रहा है। सेम सिचुएशन यहां पे भी रहेगी, दशा और दिशा। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि ये हमारा अप्रोच जो विदेशी व्यापार को पढ़ने का होगा वो इसी के अकॉर्डिंग होगा। पहले हम देखते हैं कि जो भारत है वो इस संदर्भ में कहाँ पे सस्टेन कर रहा है, और फिर हम देखेंगे कि जो इंपोर्ट्स है वहां पे कहाँ पे भारत की सिचुएशन है। तो एक सिनेरियो पहले हम समझ लेते हैं। तो अब जरा देखते हैं कि जो भारत का जो आयात है, आयात ये जो भारत का आयात है इसको थोड़ा सा हम इसके डिटेल में प्रेजेंट ट्रेंड में आने से पहले हम एक बार इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को समझने की कोशिश करते हैं कि जो इसका विकास क्रम है वो किन परिस्थितियों में हुआ। तो इसे हम देखें अगर 2 पार्ट में डिवाइड करके, तो पहला पार्ट 1980 से पहले की क्या सिचुएशन थी और 1980 के बाद की क्या सिचुएशन है। तो इसे हम अगर हम मान लें कि 1980 के पहले का जो एरा था भारत के संदर्भ में विदेशी व्यापार का, वो एक प्रकार से प्रोटेक्शनिज्म की ओर जो है उसका रुख हुआ करता था, यानी कि संरक्षणवाद की। वजह क्या थी? वजह ये थी कि भारत को नई नई जो आज़ादी मिली थी ब्रिटिश के हाथों, तो ऐसी सिचुएशन में अपने व्यापारिक गतिविधियों को सुचारू संचालन के लिए उन्हें विदेशी जो कंपनियां हैं, विदेशी जो व्यापार हैं, उनसे संरक्षण प्रदान करना जरूरी था। इसलिए उस समय भारत की जो नीति थी वो क्या थी? आयात नियंत्रण की नीति। आयात नियंत्रण की नीति। कारण क्या था? कारण ये था कि व्यापक स्तर पे विदेशी मुद्रा की कमी थी, घरेलू उद्योगों को वैश्विक प्रतिस्पर्धा से बचाना था। ये 2 बातें। एक तो क्योंकि हमें अगर आयात और निर्यात के लिए अपनी अर्थव्यवस्था को ओपन करना होगा तो जाहिर सी बात है कि हमें व्यापक स्तर पे डॉलर की जरूरत पड़ेगी, यानी विदेशी मुद्रा की जरूरत पड़ेगी। तो ऐसी सिचुएशन में क्या था कि भारत के उस समय भारत का जो फॉरेक्स रिजर्व था उतना स्ट्रांग नहीं था। तो ऐसी सिचुएशन में भारतीय कंपनियों को भी प्रोटेक्शन देना जरूरी था। तो भारत सरकार की जो नीति क्या थी? आयात नियंत्रण की। ठीक है, इसके लिए भारत ने क्या उपाय किया? कस्टम ड्यूटी यानी सीमा शुल्क को अधिक मात्रा में बढ़ाना, आयात पर मात्रात्मक प्रतिबंध, वहां पे कोटा निर्धारित किया गया था कि कोई भी जो व्यापार है उस दायरे के अंदर में ही रहेगा, इससे ज्यादा वो व्यापारिक गतिविधियां नहीं करेगा। तो एक तो ये था पहला, ये आयात नियंत्रण का, और दूसरा क्या था? आयात प्रतिस्थापन का, यानी कि जिन चीजों का हम आयात कर रहे हैं, जिन चीजों का हम आयात कर रहे हैं उसे आयात करने की जरूरत ही ना पड़े, तो उसको क्या किया जाए? उसका प्रतिस्थापन कोई वैकल्पिक व्यवस्था बना दी जाए। तो इस सिचुएशन में अगर देखें तो क्या किया गया? आयात प्रतिस्थापन के लिए आयातित वस्तुओं का देश में उत्पादन करना, यानी जिन चीजों का हम क्या कर रहे हैं? आयात कर रहे हैं, उन्हें आयात करने की नौबत ही ना आए, उनका देश में ही क्या हो जाए? उत्पादन हो जाए। तो देश में उत्पादन करना, इसके लिए क्या किया गया सरकार के द्वारा? इसके लिए सरकार के द्वारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट को क्या किया गया? बढ़ावा दिया गया। रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा दिया गया। भारी उद्योगों के विकास के लिए जो है प्रयास किए गए, योजनागत विकास का जो मॉडल अपनाया गया था उसके थ्रू जो है भारी उद्योगों को विकास के लिए जो है प्रोत्साहित किया गया। उसके लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, जैसे एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट के लिए CSIR, ठीक है, DRDO की स्थापना की गई, भेल की स्थापना की गई, सेल की स्थापना की गई। ये सारे जो उद्योग थे उनकी स्थापना किया गया ताकि उन वस्तुओं का घरेलू स्तर पे ही उत्पादन बढ़ा दिया जाए, ना कि उनकी हमें आयात पर उनकी निर्भरता बनी। ठीक है ना? तो इस तरह से जो है ये कदम उठाया गया। तो दूसरा क्या था? 1980 के बाद, यानी 1980 के बाद अगर देखें तो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक डेडलाइन बनती है 1991 का
जो एलपीजी रिफॉर्म था, एलपीजी रिफॉर्म यानी उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, एलपीजी, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन। उदारीकरण की ओर जब भारत ने कदम बढ़ाया तो उसके बाद क्या नीतियां अपनाई गई? तो पहला चीज किया गया कि विनिर्माण क्षमता में वृद्धि के लिए पूंजीगत वस्तुओं, प्रौद्योगिकी और कच्चे माल का आयात बढ़ा। ठीक है, यानी कि जब हमने प्राइवेटाइजेशन किया, निजीकरण किया और लिबरलाइजेशन यानी उदारीकरण किया, तो ऐसी दशा में विदेशी कंपनियों की भारत में क्या है, आवक बढ़ गई। तो अब हमें उत्पादन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए जरूरी था, पूंजीगत वस्तुओं की आवश्यकता पड़ी, कच्चे माल की आवश्यकता पड़ी। तो ऐसी सिचुएशन में जो है हमें आयात बढ़ाना पड़ा। ठीक है, आयात नीति में अब जो वहां पे क्या था, प्रोटेक्शनिज्म था, अब धीरे धीरे करके आयात नीति को यहाँ पे उदार किया गया। परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये हुआ कि औद्योगिक विकास को गति रचना जो थी वो परिवर्तित हो गई, यानी कि इसकी वजह से औद्योगिक विकास बहुत तेजी से आगे बढ़ा। ठीक है, अब जरा देखिए दूसरे स्तर पे देखें तो ये था आयात का जो विकास क्रम था। तो उसमें हम 1980 के बाद की सिचुएशन को हम लोगों ने समझ लिया। और अब देखिए वर्तमान में भी हम क्या हैं, उसी डाइवर्सिफिकेशन की ओर आगे बढ़ रहे हैं, जिसे हम आगे के अभी चीजों में समझेंगे। निर्यात का विकास क्रम, इसको जरा देखिए, इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करके देखते हैं। एक तो 1972 तक पहला पार्ट, दूसरा 1972 से लेकर के 1985 तक, और तीसरा 1985 के बाद। भारत का जो निर्यात था अगर आप देखें तो 1972 तक केवल विकासशील देशों तक ही सीमित था, केवल विकासशील देशों तक ही सीमित था। ठीक है, 1972 से 1985 के तक आप देखेंगे तो खाड़ी देशों के साथ व्यापारिक गतिविधियां हमारी बढ़ गई। अंतरराष्ट्रीय व्यापार में धीरे धीरे भारतीय वस्तुओं की मांग में वृद्धि हुई, आयात और निर्यात दोनों बढ़ गया। इसका परिणाम क्या हुआ कि आयात और निर्यात दोनों बढ़ गया। 1950 के बाद संस्थागत व नीतिगत प्रयासों का दौर शुरू हुआ। अब यहाँ पे जो है भारत सरकार ने अपनी व्यापार नीति एग्जिम पॉलिसी लाना शुरू किया। 1985 में निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए नीति की शुरुआत की गई। पहले 3 वर्षीय नीतियां बनाई जाती थी, यानी ये जो एग्जिम पॉलिसी थी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो पॉलिसी थी, पहले 3 वर्षीय हुआ करती थी, बाद में इसे जो है 5 वर्षीय कर दिया गया, जैसे 1992 से 1997 में। फिर 1991 में एलपीजी जो हमने आपसे चर्चा किया उसका सुधार किया गया। तो ऐसी सिचुएशन में ये महत्वपूर्ण फैक्टर हमारे लिए बना क्या, एफडीआई और एफपीआई की जो विदेशी निवेश है वो हमारे अंदर आना शुरू हो गया। एक और था कि तकनीकी और उत्पादन क्षमता में सुधार भी हुआ, और इसका परिणाम ये हुआ कि भारत जो है धीरे धीरे करके जो है वो विनिर्माण और इंडस्ट्रियलाइजेशन को पूर्णतः फलित करने की सिचुएशन में आ गया। अब देखिए डब्ल्यूटीओ की स्थापना 1995 में हो गई, क्योंकि अब वैश्विक स्तर पे जो व्यापारिक गतिविधियां थी वो बढ़ गई, वैश्विक स्तर पर भी और भारतीय स्तर पे भी। तो ऐसी सिचुएशन में विश्व के देशों को यह महसूस हुआ कि एक कोई ऐसा संस्था होनी चाहिए जो इन व्यापारिक गतिविधियों के लिए एक स्वतंत्र एवं ट्रांसपेरेंस व्यवस्था बना सके। तो इसलिए डब्ल्यूटीओ की स्थापना हुई, और भारत सरकार ने जो है व्यापार को और बढ़ाने के लिए और विनिर्माण को बढ़ाने के लिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को ठीक करने के लिए सेज की स्थापना की गई, सेज नीति लाई गई, और इस सेज नीति के तहत विशेष आर्थिक क्षेत्रों की स्थापना की गई, निर्यात को बढ़ावा दिया गया, और इसका परिणाम ये हुआ कि ओवरऑल रोजगार सृजन बढ़ा, लोगों की आय बढ़ी और व्यापारिक गतिविधियां भी लगातार वृद्धि हुई। तो इस तरह से हमने ओवरऑल इस सिनेरियो को समझने की कोशिश की कि किस तरह से भारत की जो आयात का विकास क्रम था और निर्यात का विकास क्रम। अब आगे हम लोग चलते हैं, वर्तमान में क्या चल रहा है। तो अब देखिए जरा, एक तो जो विदेश व्यापार नीति थी एग्जिम पॉलिसी 2015 से 2020, उसके बाद अभी जो वर्तमान में जो एग्जिम पॉलिसी है वो क्या है, विदेश व्यापार नीति
2023। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? निर्यात को बढ़ावा देना, वैश्विक बाजार में हिस्सेदारी बढ़ाना, रोजगार सृजन करना, विदेशी मुद्रा का अर्जन करना, संतुलित और सतत विकास को बढ़ावा देना। तो अब आप देखिए यहाँ पे अगर हम समराइज करें जो हम लोगों ने बातचीत किया, तो 1980 के पहले क्या था? प्रोटेक्शनिज्म। 1980-81 के बाद क्या था? आयात प्रतिस्थापन। 1991 से 2000 के बीच उदारीकरण की शुरुआत हुई और ये एलपीजी सुधार। 2000 से 2010 के बीच में वैश्विक एकीकरण, सेवा निर्यात में वृद्धि, आईटी सेक्टर का उभार हुआ भारत में। 2010 से 2020 के बीच में अगर आप देखें तो विविधीकरण एवं विस्तार हुआ, और 2020 से 26 में अब भारत आत्मनिर्भरता व वैश्विक प्रतिस्पर्धा पर ध्यान दे रहा है, नए व्यापार समझौते कर रहा है, सप्लाई चेन को वो विविधीकरण रूप दे रहा है। इस बार के इकोनॉमिक सर्वे में भी इस चीज को दर्शाया गया है। ठीक है, अब जरा देखिए जो अभी वर्तमान में जो एग्जिम पॉलिसी है वो क्या है? 2023। ठीक है, इसका लक्ष्य क्या है? 2030 तक 2 ट्रिलियन यूएस डॉलर का निर्यात। ये लाइन याद रखिएगा। अब देखिए ये इसके कुल 4 पिलर हैं, 4 पिलर्स। पहला पिलर क्या है? ट्रांजिशन इंसेंटिव टू रिमिशंस, यानी प्रोत्साहन से छूट की ओर। दूसरा क्या है? सहयोग के माध्यम से निर्यात प्रोत्साहन, यानी एक्सपोर्ट प्रमोशन कोलैबोरेशन, एक्सपोर्ट प्रमोशन विथ कोलैबोरेशन। थर्ड क्या है? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, व्यापार करने में आसानी। इमर्जिंग एरियाज, फोर्थ पिलर है इमर्जिंग एरिया। देखिए यूपीएससी ने तो यहाँ पे क्वेश्चन नहीं पूछा, लेकिन एक क्वेश्चन यूपीएससी के द्वारा ही जो एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं वहां पे पूछा गया। तो इसमें से इन्होंने बोला था कि जो विदेश व्यापार नीति 2023 है उसमें से निम्नलिखित में से उस कौन सा संबंधित नहीं है? तो इसमें 1, 2, 3 दिया हुआ था, एक 4 ऑप्शन, उसमें से इनमें से कोई एक मिसिंग था। तो कुल मिला के आपको ये 4 जो ऑप्शन है वो याद रखनी है। प्रोत्साहन से छूट की ओर, तो जो सबसे अच्छा उदाहरण है MEEIS स्कीम को रोड टेप से बदल दिया गया है। ठीक है ना, अभी हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे क्या है ये स्कीम। ठीक है, पहले क्या था कि ऐसा माना जाता था कि बहुत सारी जो हम व्यापारिक गतिविधियों में छूट प्रोवाइड करते हैं, तो WTO के जो संगठन के देश थे वो इसको विरोध करते थे कि जो देश हैं उससे संबंधित जो नीतियां बनाई जा रही हैं वो WTO के मानकों के विपरीत है। तो ऐसी दशा में भारत सरकार ने ये कदम उठाया कि हम इसकी वो ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, ताकि जो WTO की उल्लंघनकारी नीतियां हैं, अगर ऐसा लोगों को प्रतीत हो रहा है तो उससे भी छुटकारा मिल सके। दूसरा क्या है? विभिन्न हितधारकों का सहयोग। कौन कौन से स्टेक होल्डर हैं? जैसे निर्यातक, राज्य सरकार, डिस्ट्रिक्ट और जो भारतीय मिशन चलाए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा, इनमें आपस में क्या होने चाहिए? कोलैबोरेशन होने चाहिए, और जिसकी वजह से जो है जो व्यापारिक गतिविधियां हैं वो ठीक से हो सके। तो जिला निर्यात हब बनाने की पहल इसी के थ्रू की जा रही है। प्रक्रियाओं का सरलीकरण, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस मतलब लेन देन में कमी, डिजिटलीकरण की पहल मतलब क्या है कि जितना संभव हो उतना अधिक मात्रा में जो चीजें हैं उसको डिजिटलाइज किया जाए और लोगों को कम से कम मैनुअल काम करना पड़े और जो व्यापार है वो आसान हो सके। तो चौथा क्या है? कुछ उभरते हुए क्षेत्र, नवाचार और नए बाजार, जैसे ई कॉमर्स। जिला निर्यात हब की बात हमने किया, और इस तरह से जो है इसको में नीति बनाई गई है। जैसे ई कॉमर्स क्या है? आज के समय में हर कोई बने बनाए उत्पादों की ओर धीरे धीरे क्या हो रहा है? शिफ्ट हो रहा है। तो दूसरा क्या है कि इंसान को अगर घर बैठे ही सारी चीजों की उपलब्धता हो जाए तो वह उसके लिए सबसे बेहतर हो सकता है। तो ई कॉमर्स एक बड़ा जो है इमर्जिंग एरिया है। इस व्यापार नीति में उसको भी बराबर जो है ध्यान दिया गया है। ठीक, वर्तमान स्थिति क्या है विदेशी व्यापार की? अगर 2023 से लेके 26 तक बात करें, तो अगर हम एक्सपोर्ट्स की बात करें तो कुल जो एक्सपोर्ट्स है उसमें वस्तुएं भी हैं और सेवाएं भी हैं, मर्केंडाइज एंड सर्विसेज। तो 23-24 में क्या है?
776.68 बिलियन यूएस डॉलर। 24-25 में अगर आप देखिए तो यहाँ पे क्या है 825.26 बिलियन यूएस डॉलर। तो यहाँ पे क्या है कि 25-26 में क्या है 860.09 बिलियन यूएस डॉलर, ये अनुमानित है। तो यहाँ पे लगातार आप देख रहे होंगे कि इसमें क्या हो रही है, लगातार इसमें क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो 24-25 की तुलना में 25-26 में जो भारत का कुल निर्यात है उसमें 4.22% की वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। ये तो दशा है, यानी कि वर्तमान में जो भारत का कुल निर्यात है मर्केंडाइज प्लस सर्विसेज का, वो ये सिचुएशन जो है वो दिख रहा है। बट ये दिशा किधर है, तो सबसे ज्यादा निर्यात जहां से भारत कर रहा है उसमें पहले नंबर पे है अमेरिका, फिर यूएई और फिर नीदरलैंड। इंपॉर्टेंट बात है कि नीदरलैंड देखिए तीसरे नंबर पे आ गया है। तो एक जो हमने बोला था कि जो हमारा ट्रेड है उसका डाइवर्सिफिकेशन करना, जो कम देशों पे निर्भरता थी जैसे अमेरिका, यूएस और चाइना पे, तो उससे धीरे धीरे क्या है कि अन्य देशों की ओर शिफ्ट करना। अब देखिए आयात के संदर्भ में देखिए तो 23-24 में 854.80 बिलियन यूएस डॉलर, फिर 919.92 बिलियन यूएस डॉलर, फिर 979.40 बिलियन यूएस डॉलर। तो लगातार इसमें आयात में भी क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, लगातार वृद्धि हो रही है। ठीक है, 6.47% की वृद्धि 24-25 से 25-26 की तुलना में देखें तो ये वृद्धि दर्ज की गई है। सबसे ज्यादा हम आयात कहां से कर रहे हैं, तो चाइना पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पे रूस है। कच्चे तेल के कारण बीच में देखेंगे कि जो है कच्चे तेल पे हमने रूस पे से आयात बढ़ा दिया था, उसकी वजह से जो है रूस दूसरे नंबर पे आ गया है और तीसरे नंबर पे यूएई है। ठीक है, तो व्यापार घाटा जो है वर्तमान में कितना है 119.30 बिलियन यूएस डॉलर का व्यापार घाटा है। और इन सब में हमारा जो सेवा क्षेत्र है वो सबसे ज्यादा सपोर्टिव है। इसकी वजह से जो है हमारा जो ओवरऑल व्यापार घाटा है वो बैलेंस हो जाता है। बट अभी भी क्या है, इसमें 119.30 बिलियन यूएस डॉलर का व्यापार घाटा परिलक्षित हो रहा है। ठीक है, अब जैसे हम लोगों ने देखा कि जो विदेशी व्यापार है इस आयात वाले पार्ट में, निर्यात में देखें तो इसमें क्या है, दोनों है, सेवा और वस्तु, मर्केंडाइज एंड सर्विसेज, वस्तु और सेवा। और यहां पे भी क्या है, वस्तु एवं सेवा। तो अब हम इसको अलग अलग करके समझते हैं कि वस्तुओं का व्यापार का ट्रेंड क्या रहा है और सेवाओं का व्यापार का ट्रेंड क्या रहा है। विगत वर्षों में ट्रेंड बेस्ड प्रश्न यहां से पूछे जाने का जो है संभावना रही है, तो इस साल भी हम मान के चलते हैं कि यहां से सवाल बन सकता है। ठीक है, अब जरा देखिए, सबसे पहले यहां पे हम लोगों ने बात किया है वस्तु व्यापार का क्या है परफॉर्मेंस 2020 से लेकर के 2025 तक। ठीक है, वस्तुओं का निर्यात अगर आप देख पा रहे हो तो 2019-20 में क्या था 313, ठीक है, बिलियन यूएस डॉलर, और फिर 292, 422 और फिर 451, 437। यानी कहने का मतलब ये कि विगत वर्षों में 5 सालों में अगर आप देखें ट्रेंड तो यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी रही है, यानी कि इसमें उतार चढ़ाव वाली स्थितियां रही है, कभी कम कभी ज्यादा, कभी कम कभी ज्यादा। अब यहाँ पे ये देखिए, तो अगर 425 में देखे तो 437.7 बिलियन यूएस डॉलर का रहा है और वस्तु निर्यात इतना डॉलर का रहा है। ठीक है, और इसमें जो है गैर पेट्रोलियम और गैर रत्न व आभूषण निर्यात जो कुल निर्यात का 78.7% है में 7.5% की वृद्धि देखी गई है। तो
इसके साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक जो वस्तुएं हैं उनमें भी जो है उनके भी निर्यात में वृद्धि देखी गई है। अगर आयात को देखें तो उसी फाइनेंशियल ईयर में 2019-20 में अगर आप देखें तो 474, और यहाँ पे व्यापार घाटा क्या था, 161 बिलियन यूएस डॉलर का व्यापार घाटा दिख रहा है। तो अब व्यापार घाटा यहाँ भी देखिए, यहाँ भी ठीक, तो यहाँ भी कम हुआ, फिर क्या है, बढ़ गया। यानी इन सब में भी ट्रेंड में क्या है, वोलेटिलिटी है, यानी कि उतार चढ़ाव वाली स्थितियां बनी रही हैं। ठीक है, तो जो निर्यात है और आयात में देखेंगे तो पिछले वर्ष की तुलना में 6.3% क्या है, बढ़ा है आयात। ये 721.2 बिलियन का रहा है, बिलियन यूएस डॉलर का, और इसमें कितनी वृद्धि हुई है, 6.3% की। आयात में वृद्धि का जो मुख्य कारण है क्या है, वो कच्चे पेट्रोलियम पदार्थ हैं, सोना है और इलेक्ट्रॉनिक घटकों की जो उच्च मांग रही है। सोने के आयात में ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि सोने के आयात में 27.4% की वृद्धि हुई। ठीक, तो ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। व्यापार घाटा 283.5 बिलियन का हो गया है, बिलियन यूएस डॉलर का हो गया है, और फाइनेंशियल ईयर 24 में लगभग 240 बिलियन यूएस डॉलर था, तो इसमें भी क्या है, वृद्धि हुई है। नवीनतम जो आंकड़ा है, अगर अप्रैल दिसंबर 2025 की बात करें तो 634.3 बिलियन यूएस डॉलर है, तो और वस्तु व्यापार घाटा जो है 248.3 बिलियन यूएस डॉलर है। देखिए ये फैक्ट की बातें हैं, यहाँ पे बहुत यूपीएससी इस टाइप के सवाल पूछे ऐसा बहुत कम उम्मीद लगता है, लेकिन हमें ट्रेंड पता होनी चाहिए। सवाल आपसे स्टेटमेंट बेस्ड पूछ ले कि विगत 5 वर्षों में भारत का जो वस्तु आयात है उसमें लगातार वृद्धि हुई है। अगर आपको ये आंकड़े नहीं पता होंगे तो आपको कंफ्यूजन क्रिएट होगा। ठीक है ना, तो इसलिए ट्रेंड आपको जानना जरूरी है कि ट्रेंड क्या रहा है। अब आगे चलते हैं, इसको ग्राफ के माध्यम से भी आप समझ सकते हैं। तो ये मर्केंटाइल एक्सपोर्ट है और ये मर्केंटाइज इंपोर्ट्स है, और ये जो डॉट डॉट लाइन है वो क्या है, ट्रेड डेफिसिट को दिखा रहा है। ठीक, तो अब जरा देखिए ये ट्रेड डेफिसिट, आपसे कभी कभी ये भी पूछ सकता है कि विगत 5 वर्षों में वह कौन सा साल था जहां पे सबसे ज्यादा वस्तुओं का व्यापार घाटा सबसे ज्यादा रहा है। तो आपका ये वाला ऑप्शन है फाइनेंशियल ईयर 21 में। तो ठीक है, ग्राफ को एक बार देख लीजिएगा वीडियो पॉज करके। अब आते हैं जरा इन्हीं वस्तुओं के आयात में, आप देखेंगे तो सबसे, चूंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है और विगत दिनों में कृषि उत्पादों की वैश्विक स्तर पे मांग में वृद्धि हुई है, तो कृषि निर्यात का क्या परफॉर्मेंस रहा है, इसको भी समझ लेते हैं। फाइनेंशियल ईयर 20 से लेकर 2025 तक चीजों को हम समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए कुल कृषि निर्यात देखिए 29-20 में क्या है, 34.5 बिलियन यूएस डॉलर का रहा है, फिर 41 बिलियन यूएस डॉलर, 48 बिलियन यूएस डॉलर और 53 बिलियन यूएस डॉलर। अब जरा देखिए एक साल है जहां पे एग्रीकल्चर जो उत्पाद हैं उनके निर्यात में कमी आ गई है, 23-24। ठीक है, ये कोविड के जस्ट बाद का जो ईयर्स था उसकी वजह से यहाँ पे गिरावट हुई, अदरवाइज लगातार कृषि निर्यात में जो है वो क्या था, वृद्धि हो रही थी। ठीक है, अब देखिए आयात, कुल वस्तु निर्यात में जितने भी हम लोग पीछे अभी वस्तुओं की बात, निर्यात की बातचीत कर रहे थे, तो उन वस्तु निर्यात में कृषि की भागीदारी कितना है। अब जब सोच के देखिए कि 11%, 19-20 में 11%, फिर 13.5%, 11.5%, 11.8%, 10.8%, 11.7%, इसमें भी उतार चढ़ाव है। ठीक, अभी हम इसको ग्राफ से भी आप समझ सकते हैं, ग्राफ से इसको समझना ज्यादा बेहतर रहेगा। अब यहां देखिए, ये जो आप लाइन देख रहे हैं, ये लाइन, ये मर्केंडाइज एक्सपोर्ट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, 34.5% एग्रीकल्चर
जो उत्पाद हैं उनका निर्यात हुआ है, और उनमें से 11% क्या रहा है। ओवरऑल जो वस्तु निर्यात है उसमें एग्रीकल्चर निर्यात का जो कंट्रीब्यूशन है वो कितना है, 11%, एक बड़ा आंकड़ा है। ठीक है, अब आप इसी तरह से आप देखते रहिए, ये ट्रेंड क्या दिखा रहा है, ट्रेंड दिखा रहा है कि लगातार इसमें उतार चढ़ाव वाली स्थितियां रही हैं, और लेटेस्ट जो फाइनेंशियल ईयर है 25 में, उसमें 51.1% जो वस्तुओं का जो है निर्यात है, तो उसमें 11.7% का कंट्रीब्यूशन वो एग्रीकल्चर उत्पाद का है। ठीक, फिर से आते हैं उसी स्लाइड पे। अब क्या है ये एग्रीकल्चरल जो निर्यात है वो क्या है, तो इसमें किन किन को शामिल किया जाता है, तो आप देखिए जरा, इसमें एग्रीकल्चर उत्पाद, मैरीन प्रोडक्ट्स, ठीक है, सी फूड्स जिसको कहते हैं, सी प्रोडक्ट्स, और प्लांटेशन, ये सारी चीजें इसमें इंक्लूड होती हैं। ठीक है, इसका हम लोगों ने बातचीत कर लिया। भारत दुनिया का सबसे बड़ा कृषि उत्पाद मूल्य के आधार पर, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कृषि उत्पादक मूल्य के आधार पर है। दूसरा, वैश्विक कृषि निर्यात में हिस्सेदारी कितना है, 2000 में 1.1% थी, 2024 में बढ़ के 2.2% हो गई है। ये डाटा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आने वाले समय में भी विस्तार की इसकी बहुत बड़ी संभावनाएं हैं। तो ये काम की चीज है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कृषि उत्पादक देश है मूल्य के आधार पर। दूसरा, वैश्विक कृषि निर्यात में जो भारत की हिस्सेदारी है 2024 में वो कितना है, 2.2%। ठीक है, हालिया रुझान उसकी जरूरत नहीं है, वो बस यहाँ पे इस चीजों को ध्यान में रखना है। अगले 4 वर्षों में कृषि, समुद्री और खाद्य उत्पादों से संयुक्त निर्यात को भारत $100 बिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। ये बात आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चुनौतियां क्या है, कि मेंस का पर्सपेक्टिव है, प्रीलिम्स में हम लोगों ने इतनी ही चीजें काम की है, उसको समझ लिया। अब देखिए, एक और चीज है जो आपके लिए काम की है, पीएलआई स्कीम। पीएलआई स्कीम क्या है, कि जो एग्रीकल्चर और जो विनिर्माण से संबंधित जो उत्पाद हैं उनके निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार के द्वारा ये स्कीम लॉन्च की गई। ठीक है, इसको हम लोग समझते हैं। ये आपके प्रीलिम्स में बहुत महत्वपूर्ण जो है ये टॉपिक है, इस साल के प्रीलिम्स के लिए सबसे हॉट टॉपिक हम मान के चल रहे हैं। तो समझते हैं क्या है ये। आपको ये आइडिया होगा कि पूरी दुनिया में चाइना एक ऐसा देश है जो मैन्युफैक्चरिंग हब के लिए जाना जाता है। तो सारे विनिर्माण कंपनियों का जो पसंदीदा देश है वो क्या है, विनिर्माण के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए, वो चाइना है। लेकिन हुआ क्या कि 2018 से 2018 से कंटिन्यू चाइना और यूएसए के बीच में एक प्रकार की टैरिफ वार चल रही है। टैरिफ वार चल रही है। तो ऐसी सिचुएशन में जिन कंपनियों ने चाइना में अपने प्रोडक्शन इंडस्ट्री लगा रखी है उनके लिए जो है वो एक खतरा टाइप की सिचुएशन उत्पन्न हो गई। तो इन देशों ने यह निश्चय किया कि हमें अपने प्रोडक्शन के लिए चाइना प्लस वन का कॉन्सेप्ट जो है वो लेके चलना पड़ेगा। कहने का मतलब ये कि चाइना तो प्रोडक्शन हब बना रहेगा, लेकिन हमें किसी एक ऐसे देश की भी तलाश करनी होगी जहां पे हम आवश्यकता अनुसार मैन्युफैक्चरिंग जो है वो इंडस्ट्री लगा सके या मैन्युफैक्चरिंग का सेंटर बना सके। तो उसे ध्यान में रखते हुए जो है कि इन कैटेगरी में देखें तो कई ऐसे देश आए जिसमें इंडिया भी है, जहां पे क्या है मैन्युफैक्चरिंग हब कहां पे कोई कंपनी बना सकती है, जहां पे लेबर कॉस्ट कम हो,
जहाँ पे वो सारी बुनियादी फैसिलिटी मिल जाए जो एक प्रोडक्शन के लिए चाहिए, है ना। और दूसरा वहाँ पे जो गवर्नमेंट के लेवल पे जो क्लियरेंस है बिजनेस ओपन करने के, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए, वो सारी फैसिलिटी मिल जाए। और एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि वहां पे जो है वो एक बेटर इकोसिस्टम जो है वो मैन्युफैक्चरिंग का होना चाहिए। तो इंडिया हो गया, चाइना तो है ही, वियतनाम हो गया। तो इस तरह से जो है इन देशों के बारे में कंपनियों ने विचार करना शुरू किया। अब देखिए जरा भारत जो है भारत ने इसको ध्यान में रखते हुए कि भारत का जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वहां पे अभी भी जो है जीडीपी का जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत अधिक नहीं है, 15% के आसपास। तो इसलिए भारत सरकार के द्वारा इस स्कीम को लॉन्च किया गया। ठीक, मार्च 2020 में इसकी शुरुआत की गई। बाद में इसमें 10 सेक्टर और ऐड कर दिए गए। तो वर्तमान में इसमें कुल कितने सेक्टर हैं? 14 सेक्टर। ठीक, तो क्या है ये, एक समरी टाइप की चीजें समझ लेते हैं। यह एक उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना है, यानी कंपनियों को अतिरिक्त उत्पादन पर वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाता है, यानी कि इंक्रीमेंटल प्रोडक्शन। अगर कोई कंपनी ज्यादा उत्पादन करती है तो उसको जो है कैश इंसेंटिव दिया जाएगा। अभी ये योजना 5 से 7 वर्षों के लिए लागू की गई है। मेन क्या है उद्देश्य इसका कि जितना ज्यादा उत्पादन होगा उतना अधिक कंपनी को प्रोत्साहन मिलेगा। ठीक है, ग्लोबल वैल्यू चेन का हिस्सा बनना और उच्च मूल्य विनिर्माण को बढ़ावा देना। ठीक है, आयात निर्भरता कम करना, खासकर इलेक्ट्रॉनिक्स, एपीआई, सोलर उपकरण आदि में। ठीक है, निर्यात कम करना और भारत को एक्सपोर्ट हब बनाना, रोजगार सृजन, संप्रधान क्षेत्रों में घरेलू उद्योग की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाना और निवेश आकर्षित करना। तो हमने जो कहा आपको कि इसका मेन मोटिव क्या है, ग्लोबल वैल्यू चेन का हिस्सा बनना। ठीक है, क्योंकि चाइना और यूएस वार की वजह से जो स्पेस बन रहा है उस स्पेस में अपने आप को प्राथमिकता के स्तर पे रखना मेन उद्देश्य है। दूसरा क्या है कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स जो उत्पाद हैं, जो सोलर जो पैनल्स हैं आदि पर भारत की निर्भरता को कम करना। ये कौन कौन से सेक्टर शामिल है? मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण, फार्मा, ऑटोमोबाइल, एडवांस केमिस्ट्री सेस, टेलीकॉम, नेटवर्किंग, तमाम इन चीजों को एक बार आप देख लीजिएगा। ये इस बार के यूपीएससी में सबसे इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है कि यहां से सवाल आ सकता है। ठीक है, परफॉर्मेंस क्या हुआ कि कई बड़े वैश्विक निवेश और विस्तार भारत में हुए। जैसे एप्पल ने अपना प्रोडक्शन यहाँ पे 15% बढ़ा दिया गया इस स्कीम के लागू होने के बाद। मोबाइल फोन उत्पादन में भारत दुनिया के शीर्ष निर्माताओं में शामिल हो गया। इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि हुई, 1.9 लाख करोड़ रुपए की। ठीक है, तो घरेलू विनिर्माण क्षमता और सप्लाई चेन इकोसिस्टम को मजबूती मिली है। साथ ही प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार के नए अवसर की भी उपलब्धता सुनिश्चित हुई है। ठीक, तो इसे समझना क्या है, जानना क्या है, शुरुआत कब हुई, उद्देश्य क्या है और चाइना +1 पॉलिसी क्या है ये भी हमने डिस्कस कर लिया। कुल कितने सेक्टर शामिल हैं और मेन मोटिव क्या है और इसका परफॉर्मेंस क्या है, इतनी बातें इस सेक्टर में हमें करनी थी। ठीक है, महत्व क्यों है? आत्मनिर्भर भारत को मजबूती प्रदान करना, वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच सप्लाई चेन को लचीलापन बनाना, चाइना +1 रणनीति का लाभ उठाना। ठीक है, और उच्च निवेश और निर्यात को बढ़ावा देना। अब देखिए जरा एक सिनेरियो है यहाँ पे। सिनेरियो ये है, प्रदर्शन क्या रहा है। आईटी एंड हार्डवेयर कितनी वृद्धि हो गई? 77.2%।
ठीक है। एसीसी बैटरियां 45%, 38%, ये कहां कहां निर्यात में वृद्धि हुई है, ये सारी चीजें, ठीक है। इसमें इकोनॉमिक सर्वे में ये दिखाया गया था कहां कहां पे पॉजिटिव निर्यात में वृद्धि हुई है, कहां कहां पे नेगेटिव हुई है, एक बार आप देख लीजिएगा। बाकी काम की चीजें हमने आपसे डिस्कस कर लिया, ठीक है। अब देखिए, हम लोगों ने वस्तुओं के निर्यात के बारे में बातचीत कर लिया। वस्तुओं के निर्यात के संदर्भ में हमने टोटल जो वस्तुएं थी उसके संदर्भ में बातचीत कर लिया, और फिर एग्रीकल्चर जो प्रोडक्शन निर्यात थे उससे संबंधित बातचीत किया। फिर जो है पीएलआई जो स्कीम लाई गई थी विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए, निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए, उसकी भी हमने बातचीत कर लिया, ठीक है। अब आते हैं सर्विस ट्रेड, सेवा सेक्टर में जो व्यापार है उसके बारे में। पहले एक समझ लेते हैं, भारत का जो सेवा निर्यात है रिकॉर्ड स्तर पे पहुंच गया है। हाल के वर्षों में व्यापारिक निर्यात की तुलना में लगातार तेज गति से बढ़ रहा है, ठीक है। तो फिनेंशियल ईयर जो 25 है उसमें यह 387.5 बिलियन यूएस डॉलर का जो है इसमें वृद्धि रही है, 13.6% की वृद्धि हुई है। और जबकि सेवा आयात जो है वो 198.7 बिलियन यूएस डॉलर का रहा है, और इसमें जो है 11.4 की वृद्धि हुई है, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर सेवाएं सबसे बड़ा घटक बनी हुई है, इसमें भी क्या है, सॉफ्टवेयर सेवाएं सबसे बड़ा घटक है, जो कुल सेवा निर्यात का लगभग 49% हिस्सा जो है वो सॉफ्टवेयर सेवाओं का ही है, ठीक है। तो और व्यावसायिक जो सेवाएं हैं उनकी जो हिस्सेदारी है वो लगभग 30% के आसपास है। ये देखिए, अब देखिए जरा कुल सेवा निर्यात, ये हमने आपसे बातचीत कर लिया है। वृद्धि दर 13.8%, अधिशेष ये है। तो अब इसमें क्षेत्र अगर देखें तो सॉफ्टवेयर और क्षेत्र ये है, बीपीओ सेवाएं ये हैं। यहां पे जो है रिकॉर्ड जो है वो वृद्धि देखी गई है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स, ये आपके प्रीलिम्स में काम की चीज है। क्या होता है ये किसी बहुराष्ट्रीय कंपनी के ऐसे केंद्र होते हैं जो मुख्य कार्यालय के लिए आईटी, वित्त और अनुसंधान जैसे कार्य करते हैं, ठीक है। भारत की स्थिति क्या है, वैश्विक केंद्र के रूप में भारत उभरा है, यानी कि बहुत से ऐसे वैश्विक देश हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं जो भारत में जो है अपना कार्यालय खोल रही हैं, ठीक है। तो ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स की वृद्धि का जो कारण क्या है, वो सबसे बड़ा कारण क्या है, प्रतिभा की उपलब्धता, ठीक है। लेबर जो है लागत, प्रतिस्पर्धात्मकता कम है, कर लाभ से आधारित है, मजबूत डिजिटल बुनियादी ढांचा है, ये सारी चीजों की वजह से जो है इनकी वृद्धि हो रही है। एक इंपॉर्टेंट न्यूज है ये कि स्टैनफोर्ड एआई इंडेक्स रिपोर्ट, ये आप ध्यान में रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टैनफोर्ड एआई इंडेक्स रिपोर्ट 2025, इसके अनुसार भारत एआई कौशल, एआई स्किल जो प्रेजेंटेशन है उसमें दुनिया में दूसरे स्थान पर है। भारत दुनिया में दूसरे स्थान पे है। इसको थोड़ा सा और समझते हैं। भारत का स्कोर 2.5 है और केवल अमेरिका भारत से आगे है, और यह दर्शाता है कि भारत की जो कार्यबल भविष्य की तकनीकी के लिए तैयार है। ये काम की चीज है। स्टैनफोर्ड एआई इंडेक्स रिपोर्ट 2025 में भारत की रैंक दूसरी है, ठीक है। पहले स्थान पे कौन है, यूएस है। बस इस पे इतनी ही बातें। ये ग्राफ दिखा रहा है सर्विस इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का, ये सरप्लस क्या रहा है। अब देखिए 84.9
88.6, 107.5, 143.3, 162.8, 188.8। तो भारत का सर्विस सेक्टर में हमेशा ट्रेड की सिचुएशन क्या रही है, सरप्लस की रही है। ये सिनेरियो आप याद रखिएगा। अब ओवरऑल अगर हम लोग बात करें भारत का कुल जो वाणिज्य वस्तु और सेवा व्यापार है उसका, तो हम लोग ये पाते हैं कि यहां भी आप ट्रेंड की बात करेंगे तो इसमें क्या है, उतार चढ़ाव वाली स्थिति रही है। तो सबसे लास्ट जो फाइनेंशियल ईयर है 25, उसमें जो टोटल एक्सपोर्ट है वो 825.2 का और टोटल इंपोर्ट्स 919.9 का। इसकी चर्चा हम लोगों ने कर लिया है। बस ट्रेंड इस ग्राफ से समझ लीजिए, अगर एग्जाम में पूछता है तो आप समझ के आधार पे उत्तर दे सकें। ये इंपॉर्टेंट चीज है। अब भारत की जो व्यापार की जो दिशा है 24-26 के हिसाब से अगर आप देखें तो महाद्वीप के स्तर पे देखें तो भारत का सबसे ज्यादा व्यापार कहां हो रहा है, एशिया महाद्वीप में। 41 सकल भारतीय आयात में हिस्सा 62.5% है और निर्यात में हिस्सा 41.2% है। यूरोप में देखिए 11.8%, ठीक है, और यूएस के साथ देखें तो 8.4%, अफ्रीका के साथ 7.2%, और इसी तरह से ये निर्यात का भी यहाँ पे ट्रेंड दिया हुआ है। सीक्वेंस आपको याद रखना है, एशिया, फिर यूरोप, फिर अमेरिका, फिर अफ्रीका, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना। डायरेक्शन क्या है ट्रेड का, अब जरा देखिए, टॉप कंट्रीब्यूटिंग आइटम्स इन इंडियन एक्सपोर्ट्स। सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट्स करने वाले आइटम क्या है, इंजीनियरिंग गुड्स पहले स्थान पे है, इंजीनियरिंग गुड्स। फिर क्या है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स सेकंड, जेम्स एंड ज्वेलरीज थर्ड, केमिकल्स एंड रिलेटेड प्रोडक्ट्स, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड गुड्स। सबसे ज्यादा कहां हो रहा है, रशियन इंपैक्ट, इंडिया सेकंड लार्ज इंपोर्ट सोर्सेज अबव द सऊदी अरेबिया। तो रशिया इंपैक्ट की वजह से जो है इंडिया जो है दूसरे नंबर का सबसे बड़ा जो है इंपोर्ट सोर्स बन गया है सऊदी अरब के। दूसरा देखिए, टॉप कंट्रीब्यूटिंग आइटम्स इन इंडियन इंपोर्ट्स, यहां पे क्या था, एक्सपोर्ट। अब कौन कौन से आइटम को इंडिया इंपोर्ट्स कर रहा है, पेट्रोलियम, ऑयल एंड लुब्रिकेंट्स सबसे ज्यादा, इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स, फिर गोल्ड तीसरे नंबर पे, फिर कैपिटल गुड्स, और फिर कोल एंड रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो ये आपका जो है ट्रेंड हो गया।